Hello everyone and welcome to online educational platform of Synthesis. Synthesis fastest growing institute of North India और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मेंटर भावना। अगर आप हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सिंगडीजी ऐप को डाउनलोड कीजिए जो कि आपको गूगल प्ले पे इजीली अवेलेबल है। हमारे कोर्सेज जो है उनकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं। मेडिकल कोर्सेज जो है हमारे डायनामिक है जो टारगेट मेडिकल के लिए है। मोमेंटम कोर्स जो है हमारा वो 12th बायो के लिए है। एंथेसिस कोर्स जो है हमारा वो 11th बायो के लिए है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं वो इस तरीके से हैं। थ्रस्ट कोर्स जो है वो हमारा टारगेट मैथ्स के लिए है। इंटेंसिटी जो है वो 12th मैथ्स के लिए है और इम्पल्स जो है वो 11th मैथ के लिए है। और ये हमारे सिंडीजी ऐप का फ्रंट पेज रहेगा। हाँ जी, मेडिकल कोर्सेज की जो प्राइसेस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। डायनेमिक कोर्सेज की प्राइस है जो टारगेट बायो के लिए है 7080 पर मंथ। देन मोमेंटम कोर्सेज की प्राइस है 5900 पर मंथ एंड एंथेसिस कोर्सेज की प्राइसेस है 4720 पर मंथ। इंजीनियरिंग कोर्सेज की प्राइसेस, थ्रस्ट कोर्स की प्राइस है हमारी 7080 पर मंथ। इम्पल्स कोर्स की प्राइस है हमारी 2360 पर मंथ एंड इंटेंसिटी की प्राइस है हमारी 2360 पर मंथ। फॉर मोर डिटेल्स आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विजिट www.synthesis.ac.in। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 918003094891 #92 #93। विजिट यूट्यूब सिंथेसिस इंस्टीट्यूट। लाइक अस ऑन फेसबुक synthesis.ac.in। हाँ जी, हमारे लास्ट जो 15 ईयर्स है उसमें हमने सिलेक्शंस दिए हैं 1828 जो स्टूडेंट है हमने नीट गवर्नमेंट एमबीबीएस सिलेक्शन दिए हैं। 189 हमने एम्स में सिलेक्शन दिए हैं। 175 एनआईटी और आईआईटी में हमने सिलेक्शंस दिए हैं। मोर देन 15% जो स्टूडेंट्स हैं वो हमने सिलेक्शन दिए किसमें, एमबीबीएस में, एनआईटी में और आईआईटी में। और 85% और अबव नीट जो है 2020 क्वालिफाइड है। एंड हमारे हेड ऑफिस का एड्रेस है ज्ञान टावर नियर शिववाड़ी रोड बीकानेर। और अगर आप भी अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ सिंथेसिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। नमस्ते बच्चों एंड वेलकम टू सिंथेसिस ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा माइनर टेस्ट 3 था टारगेट का। ठीक है, कैसा रहा आप सबका एग्जाम? होपफुली बहुत अच्छा रहा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे थे और कंसेप्ट बेस्ड थे। डायरेक्ट कंसेप्ट पे अप्लाई हो रहे थे क्वेश्चन, कंसेप्ट पे डायरेक्ट अप्लाई हो रहे थे। तो वो क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए थे। हमारा सिलेबस क्या था? हाइड्रोजन जो है वो चैप्टर कंप्लीट हम दिया गया था हमें सिलेबस में। जीओसी में हमें नोमेनक्लेचर दिया गया था और केमिकल बॉन्डिंग में हमें हाइब्रिडाइजेशन तक का जो है कवर करना था सिलेबस। तो उन्हीं में से हमारे क्वेश्चंस आए थे जिसमें से फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा था हाइब्रिडाइजेशन से ही। देखिए क्या बोला इन्होंने, NH3 एंड BF3 कंबाइन रेडिली। NH3 और BF3 जो है कंबाइन करते हैं रेडिली बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, हिंदी में क्या बोल रहा है, निम्न में से किसके निर्माण के कारण NH3 तथा BF3 सरलता से संयोजित हो जाते हैं। इन्होंने बोला है NH3 और BF3 इजीली क्या करते हैं, रिएक्शन कर देते हैं। और उनका रीजन इन्होंने पूछा है कि इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है जिसके कारण जो इजीली रिएक्शन कर जाते हैं। तो क्या देखेंगे हम, देखिए BF3 जो है हमारा वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। BF3 जो है वो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। और NH3 है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। देखिए BF3 में हमारे पास 3 F लगे हुए हैं, तो 1 2 3 3 F लगे। ठीक है, और फिर भी इसका जो ऑक्टेट है कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इसके पास जो है कमी है। NH3 में अगर देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन से इसने बॉन्डिंग बना ली। देखिए हाइड्रोजन 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 तीनों से इसने बॉन्डिंग बना ली। देन इधर देखिए कि इसके पास जो है एक लोन पेयर बाकी रहता है। ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर जो है वो बाकी रहता है। अब N क्या करेगा, N के पास एक लोन पेयर बाकी है और BF3 का डेफिशिएंट कंपाउंड है यानी कि उसके पास कमी है। तो N क्या करेगा, N अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे देगा B को। N अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, B को दे दिया उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ, अब इसमें जो है वो इक्वली जो है कंट्रीब्यूट नहीं है, दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट होते हैं, उसके हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं है, दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम दे रहा है। और कौन सा एटम दे रहा है, वो दे रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दे रहा है, दैट मीन्स ये कौन सा बॉन्ड है, ये डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्यों है, क्योंकि एक ही एटम जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है
और दूसरा जो है वो इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं है उसके अंदर, एक ही कर रहा है तो वो हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर ये दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे होते तो हमारे पास हो जाता कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एक सही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें लिखा है ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमें यही चाहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये है इसमें, ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर नंबर हमारा कौन सा है? 3। तो 46 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर है 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ XeF2 इवॉल्व्स हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द टाइप। आपको XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। हिंदी में क्या बोल रहे हैं इसको? XeF2 की संरचना में किस प्रकार का संकरण होता है, संकरण बताना है। अब देखते हैं पूछा किसका है हमसे, XeF2। Xe कौन से ग्रुप में आता है? 8 ग्रुप में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8। अब देखिए, अब यहां पर हमें कितने दे रखे हैं? F, 2 F दे रखे हैं, तो 2 F तो यहां से बॉन्ड पेयर बना लेंगे। अब हमारे पास बचे कितने लोन पेयर? 1 2 3। तो 3 हमारे जो है लोन पेयर बच गए और 2 जो है हमारे बॉन्ड पेयर हो गए। तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू हो गया हाइब्रिडाइजेशन हमारा, तो हो गया 5। और 5 वाला कौन सा होगा? sp3d, 3 4 5। समझ में आ रही है क्या किया मैंने? देखिए इसका जो इजीएस्ट वे है वो यही रहेगा कि आपको जल्दी से जल्दी अगर आंसर फाइंड करना है तो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पर जो हमारा पेपर रहता है उसके अंदर हमें लंबी जो विधियां होती है उसका यूज नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? जो जिनोन है 8 ग्रुप में आता है, 8 जो हमने यहाँ पे बॉन्ड बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 2 जो फ्लोरीन लगे हुए तो 2 फ्लोरीन के साथ लगा दिए, तो यानी कि इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2 बॉन्ड पेयर हो गए। अब लोन पेयर कितने बचते हैं? 1 2 3, 3 लोन पेयर बचते हैं। तो क्या हो गया? 3 + 2 = 5, 3 + 2 = 5। और sp3 जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 जो इसमें संकरण है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहा? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, sp3d। तो 47 का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द बॉन्ड एंगल एंड हाइब्रिडाइजेशन इन ईथर। ठीक है, दे रखा है ईथर, दे रखा है आपको में बंद कोण तथा संकरण बताना है आपको। अब देखते हैं ऑक्सीजन, देखिए BCNOF, ये 3rd ग्रुप का होता है, ये 4th का, ये 5th का, ये 6th का। तो ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है? 6th ग्रुप का। तो 1 2 3 4 5 6, ओके 6 लोड बना दिए मैंने। अब यहाँ पे 2 पे CH3 जुड़ जाएगा, यहाँ पे CH3 जुड़ गया, यहाँ पे CH3 जुड़ गया। तो मेरे पास कितने स्टूडेंट्स खाली रहे? लोन पेयर कितने रहे मेरे पास? 2 लोन पेयर रहे और 2 जो है मेरे पास बॉन्ड पेयर रहे। तो 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, तो कितने हो गया? 4 हो गया। अब 4 वाला कौन सा होता है हमारा? sp3। 4 वाला कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मानते हैं हम? sp3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? sp3 तो चारों में ही दिया हुआ है, यानी कि इससे हमारा आंसर जो है वो भी नहीं निकल रहा। अब हमें आगे क्या करना होगा? हमें इसका एंगल, बॉन्ड एंगल भी देखना पड़ेगा। देखिए अगर इसका बॉन्डिंग देखें तो कुछ इस तरीके की बनेगी। यहाँ पे जो है CH3 लग जाएगा और यहाँ पे जो है CH3 लग जाएगा। यहाँ पे जो है वो हमारे 2 लोन पेयर्स होंगे, यहाँ पे हमारे 2 लोन पेयर्स होंगे। और देखा जाए तो इसका जो नॉर्मल अगर बात करें तो इसके लिए कितना होता है? sp3 के लिए बॉन्ड एंगल नॉर्मल 109, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट्स इतना रहता है हमारा नॉर्मल। बट इसमें होगा क्या? 2 लोन पेयर्स है, जहाँ पे लोन पेयर्स आ जाते हैं वहां जो है क्या हो जाता है? जो शेप होती है वो भी चेंज हो जाती है और एंगल होता है वो भी चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन अगर देखें, 2 चीजें यहाँ पे आती है, एक तो लोन पेयर रिपल्शन देख लो, या फिर आप CH3 और CH3 है इनको देख लो। लोन पेयर रिपल्शन की कंपैरिजन में जो CH3 जो वो होगा रिपल्शन होगा बच्चों, वो क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि CH3 क्या है? बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप आ गए, ठीक है, बल्की ग्रुप आ गए तो वो क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। रिपल्शन करने से क्या होगा? जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाएगा। बॉन्ड एंगल है वो 109 से अप्रोक्सीमेटली 110 की तरफ चला जाएगा। और इसमें कौन सा ऑप्शन है जो 109 से ज्यादा वाला है? तो ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए 109 से ज्यादा वाला है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा।
समझ गए। देखिए क्या किया हमने सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकाला, तो sp3 के लिए तो 109 होता ही है बॉन्ड एंगल। अब इसमें दो बल्कियर ग्रुप लगे हुए हैं CH3 और CH3, तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को रिपेल कर दिया, और एक दूसरे को रिपेल किया, दैट मीन्स जो एंगल जो है वो बढ़ गया, तो 109 से वो बढ़ गया 110 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया। तो यहाँ पर जो एक ही ऑप्शन है जो 109 से हमें जो हायर वैल्यू दे रहा है, तो वो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो ऑप्शन संकरण कौन सा हो गया, sp3, और बंध कौन सा हो गया, 109 से ज्यादा वाला। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Which of the following set of species have hybridization state but different shape? क्या बोला है हिंदी में देखते हैं। निम्न में से किस स्पीशीज के समुच्चय का संकरण अवस्था समान किंतु आकृति भिन्न है। आपको क्या दिया हुआ है, आपको 4 ऑप्शंस में 3-3 स्पीशीज दी हुई हैं, 3-3 स्पीशीज के पेयर दिए हुए हैं। इनमें से आपको वो पेयर चूज करना है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन तो सेम हो, ठीक है, बट उनमें जो डिफरेंट शेप हो, शेप्स जो है वो उनकी डिफरेंट हो। चलिए फर्स्ट से देखते हैं हम NO2 प्लस। इसको देखें, NO2 प्लस को आपने देखा होगा, तो इसमें हमारे पास NO में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5th ग्रुप से होता है, तो यहाँ पे मैं 5 स्लॉट बना दूंगी, 1 2 3 4 5, ये मेरे 5 स्लॉट्स हो गए। बट इन्होंने क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, तो एक जो है वो निकल जाएगा, तो हमारे पास कितने बच गए, 4 स्लॉट्स बच गए। ठीक है, अब एक को मैं यहां से इरेज कर दूं तो हमारे पास 4 स्लॉट्स बच गए। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए अब इससे हम ऑक्सीजन अटैच कर देते हैं। अब ऑक्सीजन जो है वो क्या है, 2 है इसमें, ठीक है, बायमोलिक्यूलर है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन जोड़ेंगे एक बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन और यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन। अब इसके पास तो कोई भी लोन पेयर बाकी नहीं रहा, ठीक है, तो क्या हुआ, 2 बॉन्ड पेयर है इसके पास सिर्फ, और 2 वाला जो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मानते हैं, जिसके लिए 2 वैल्यू आती है, उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा मानते हैं, उसके लिए मानते हैं sp, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp। अब नेक्स्ट देखते हैं NO2 नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 प्लस। अगर मैं देखूं ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8, इसमें दे रखे हैं 2 ऑक्सीजन, 8 2 जा 16। क्लियर, यहां तक समझ में आती है बात। देखिए अब ये जो है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, ये स्पीशीज है जिसके अंदर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, जिनमें जितने जो है सेंट्रल एटम के पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हो गए, प्लस हम उसमें 1 कर देते हैं। ध्यान से देखिए, ये ट्रिकी वे में बता रही हूं मैं आपको। नाइट्रोजन जो है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, प्लस उसमें हम, क्योंकि वो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो हम इसमें 1 डाल देते हैं। अगर इसमें मैं 1 डाल दूं तो अपॉन 2 कर दूं, तो कितना हो गया, 6/2 इज इक्वल टू 3 आ गया। और 3 वाला कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हम मानते हैं, sp2। क्लियर। अब देखिए इसमें जो है, अगर देखें कि मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व करवाऊं, या आपने पूरा क्वेश्चन सोल्व करके नहीं देखा होगा, क्या हुआ इसमें हमें पूरा क्वेश्चन सोल्व करके नहीं देखना है। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, जो फर्स्ट पेयर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, अब उन्होंने बोला है कि सेम हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। इन दोनों में तो शुरू में ही हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन तो है वो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, तीसरा हम करके भी नहीं देख सकते, अगर हम करके भी देखें तो वो क्या होगा, टाइम गेनिंग होगा। मैं आपको करके बता रही हूं, पर आपने क्या किया होगा, अगर 2 ऑप्शन इनकरेक्ट है तो आप क्या कीजिए, ये जो है दोनों में हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, उन्होंने बोला हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो तो हो गया हमारा इनकरेक्ट। अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन में देखें तो सेकंड ऑप्शन, ये देखिए, एक सेकंड, हाँ जी, ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन में ClO4-। ठीक है, अगेन हम वही वाली ट्रिक लगाएंगे, हमारी वाली BCNOF। ये हमारा 3rd ग्रुप का है, ये 4th ग्रुप का, ये 5th ग्रुप का, ये 6th ग्रुप का, और ये 7th ग्रुप का। तो क्लोरीन जो है वो कौन से ग्रुप का है, 7 ग्रुप का है। तो कितने स्लॉट बनाएंगे हम, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है,
इतने बना दिए। अब इससे माइनस चार्ज है तो एक स्लॉट में बढ़ा दूंगी, तो 7 की जगह हमारे पास हो जाएंगे 8। अब हम ऑक्सीजन को बाउंड करें इसके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा O, यहाँ पे आ जाएगा O, यहाँ पे भी O और यहाँ पे भी O। तो ऑक्सीजन बाउंड कर दिए। लोन पेयर्स तो है ही नहीं हमारे पास, इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स है। तो कितना हुआ स्टूडेंट्स, कितने बॉन्ड पेयर है? 4 बॉन्ड पेयर्स हो गए। अब 4 वाला कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है स्टूडेंट्स? sp3। अब SF4 के लिए करके देखे तो देखिए, जो S है वो कौन से ग्रुप से? ऑक्सीजन वाले ग्रुप से है। हम बोलते थे O स्टाइल से, तेल पॉलिश, ऐसा कुछ लेते थे ट्रिक में। तो 6 नंबर पे है, तो यानी कि SF4 के लिए मैं कितने स्लॉट बनाऊंगी? 6 स्लॉट बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 स्लॉट हमने बना दिए। अब इसमें हमको क्या करना है? 4 जो है इसमें हमें फ्लोरीन अटैच करने हैं। यहाँ पे मैंने 1 2 3 और 4 फ्लोरीन जो है उसका चार्ज कितना होता है? -1। तो एक ही फ्लोरीन एक ही बॉन्ड के साथ अटैच होगा, तो क्या हो गया? फ्लोरीन 4 अटैच हो गए और एक लोन पेयर जो है वो मेरे पास बच गया। हाँ जी, तो इससे क्या होगा? हमारे पास हो गए 4, तो हमारे पास हो गए बॉन्ड पेयर प्लस 1 हो गया हमारे पास लोन पेयर। 4 और 1 कितने हो गए? 5। और 5 वाला हम कौन सा लेते हैं? sp3d। ये भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि देखिए इसमें जो है अगेन क्या हुआ? फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी है जो वो हमारा इनकरेक्ट है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। चलिए ऑप्शन नंबर 3 देखिए। हाँ जी, ऑप्शन नंबर 3 में हमें दे रखा है NH4। ऑप्शन नंबर 3 में NH4 प्लस दे रखा है, ठीक है। नाइट्रोजन 5 स्लॉट बनेंगे, तो 1 2 3 4 5। अगर प्लस लगा हुआ है दैट मीन्स एक जो है हटा देंगे, एक जो है रिमूव कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन हट गया, तो यहां से अगर मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को हटा दूं तो मेरे पास 4 स्लॉट्स रह गए सिर्फ, ठीक है। अब 4 में मैं हाइड्रोजन जोड़ देती हूँ। फर्स्ट पे हाइड्रोजन, सेकंड पे हाइड्रोजन, थर्ड पे हाइड्रोजन, फोर्थ पे हाइड्रोजन, सबके साथ हाइड्रोजन जोड़ दी। सेटिस्फाई हो चुका है। देखिए अब इसमें लोन पेयर तो है ही नहीं अपने पास, और बॉन्ड पेयर कितने हो गए? इसमें 4 हो गए। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3, ठीक है। अब नेक्स्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसी जो पेयर में है H3O+, ठीक है, हाइड्रोनियम। अब इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन जो है इसमें सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन के लिए कितने स्लॉट बनाते हैं? BCNOF, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। कितने स्लॉट? 6। 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इन्होंने प्लस लगाया, दैट मीन्स मैं एक जो स्लॉट है वो हटा देती हूं। तो एक हम रिमूव कर देंगे, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब 3 हाइड्रोजन जो है इसके साथ कंबाइन करेंगे, और हमारे पास लोन पेयर कितना बच गया? 1। लोन पेयर कितना बच गया स्टूडेंट्स? 1। और बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे पास? 3। तो 3 + 1 = 4। 3 + 1 = 4। तो हो गया sp3, यानी कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन दोनों में सेम आ रहा है। दैट मीन्स ये हमारा आंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटी इसकी है। चलिए थर्ड देख लेते हैं हम इसका। OF2। OF2 ऑक्सीजन अगेन 6 स्लॉट्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 के साथ F जोड़ दूं मैं, और 2 जो हैं वो मेरे पास आ गए लोन पेयर, और 2 हो गए बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब हमारे पास कितने हुए? 2 हो गए लोन पेयर प्लस 2 हो गए बॉन्ड पेयर, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4। और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हमारा रहता है sp3। हाइब्रिडाइजेशन हमारा रहता है sp3। ओके, तो देखिए तीनों के लिए हाइब्रिडाइजेशन सेम है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। इन्होंने यही बोला है कि आपको ऐसा ग्रुप जो है वो चूज करना है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सेम हो। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन N2O5 आर। आपको N2O5 में जो जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है वो बताने हैं। N2O5 में उपस्थित बंध है केवल आयनिक, सहसंयोजी या उपसहसंयोजी,
केवल सहसंयोजी, सहसंयोजी या आयनिक। अब सबसे पहले जो हम N2O5 की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। N2O5 में कुछ ऐसा दिखेगा हमें स्ट्रक्चर में, ये इससे ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे, ये इससे नाइट्रोजन, देन इससे डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन, यहाँ इससे डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी पूरी कंप्लीट कर ली, इस ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर ली, इस ऑक्सीजन ने भी अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर ली। अब 2 ऑक्सीजन हमारे बच रहे हैं और नाइट्रोजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर्स जो है वो इनके पास फ्री है। ये देखिए 2 लोन पेयर्स फ्री है इनके पास। अब इसने क्या किया, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन एक और आ जाए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आ जाए, तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा। अब इस बॉन्डिंग में नाइट्रोजन जो है, इन तीनों बॉन्डिंग में तो क्या हो रहा था, नीचे वाली बॉन्डिंग्स में जो है वो कंट्रीब्यूट हो रहे थे इक्वली। ठीक है, दोनों ने जो है अपने कंट्रीब्यूट के इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन भी कर रहा है, नाइट्रोजन भी कर रहा है। तो ये कौन से बॉन्ड हो गए, वो बॉन्ड्स जिनमें इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं दोनों एटम्स, वो हमारे कौन से बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हमारे हो गए कोवलेंट बॉन्ड। अब ऊपर वाले एक में देखिए, ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ जो नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ नाइट्रोजन दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ ले रहा है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, नाइट्रोजन के। और जब एक ही एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये जो है ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया स्टूडेंट्स। तो कितने टाइप्स के बॉन्ड हुए, 2 टाइप्स के बॉन्ड हमारे पास आए हैं, एक तो है कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2, जिसमें दे रखा है कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 50 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर रहेगा हमारा, आंसर नंबर 2, सहसंयोजी या उप सहसंयोजी बंध। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन आपको दे रखी है, उसके बारे में 4 जो स्टेटमेंट्स दे रखी है, उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमको चूज करनी है। नीचे क्या लिखा है, अभिक्रिया के लिए सही कथन है, सही कथन है वो आपको बताना है। संकर्ण अवस्था परिवर्तित होती है, क्या इसमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन है बंध कोण चेंज होता है, क्या इसमें बंध कोण बढ़ता है, तो क्या इसमें बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। थर्ड ऑप्शन है NH3 लुईस अमल की तरह कार्य करता है, क्या ये लुईस अमल की तरह कार्य कर रहा है। और फोर्थ ऑप्शन है नियमित ज्यामिति अस्थायी होती है, रेगुलर ज्योमेट्री बिकम इरेगुलर। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं NH3 दे रखा है आपको +H+ और उससे बन क्या रहा है NH4+। ठीक है, NH3 के लिए देखिए कितने स्लॉट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए। ठीक है, अब NH4 के लिए कितने स्लॉट बनाएंगे, 5 स्लॉट बनाएंगे, पर इन्होंने क्या बोला है, प्लस दे दिया है तो एक स्लॉट हटा देंगे। तो कितने हुए हमारे पास, 4, 1 2 3 4 और सबके साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया। आप देखिए दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, हमारे पास NH3 में तो लोन पेयर है एक, इसके पास तो एक लोन पेयर है और उसके पास जो है लोन पेयर है ही नहीं, वो पूरे बॉन्ड पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं एक बार। एक तो सबसे पहले 3 + 1 = कितना हो गया, 4। तो 4 वाला कौन सा होगा, sp3। अब इधर देखें, इसमें लोन पेयर है नहीं पर बॉन्ड पेयर ही 4 है, तो इसकी भी वैल्यू 4 आएगी और इसमें भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, sp3। अब दोनों में हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है। अब ये हम जानते हैं कि जब कहीं पे लोन पेयर आ जाता है तो बॉन्ड एंगल क्या करता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर जाता है, वो आप बताइए। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास है 109 जो इसकी एक्चुअल वैल्यू रहती है, sp3 के लिए 109 डिग्री 28 मिनट्स ये रहती है। अब देखिए इसमें अगर 2.5 को मैं माइनस कर दूं और इनटू हो जाए लोन पेयर से, क्या करना है, नॉर्मल जो वैल्यू है आपकी, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू में से आपको क्या करना है, 2.5 × 1 माइनस कर देना है उसमें से, यानी कि लोन पेयर जो बॉन्ड एंगल को घटा देगा, लोन पेयर जो है बॉन्ड एंगल को घटा देगा। फॉर्मूला याद रखिए, आपको जो एक्चुअल वैल्यू है उस हाइब्रिडाइजेशन के लिए उस बॉन्ड एंगल की वैल्यू लिखनी है, -2.5 करना है और मल्टीप्लाई कर देना उसको नंबर ऑफ लोन पेयर से। अब नंबर ऑफ लोन पेयर मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 1 है, ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं मेरे पास, 1 ही है। तो 2.5 × 1 करेंगे सिर्फ,
तो 109 में से इन्होंने क्या किया है, 2.5 माइनस कर दिया है, तो क्या हुआ है, बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज हो गया है। तो 107 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा। तो बॉन्ड एंगल जो डिक्रीज हो गया है। अब ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन क्या रहा है, हाइब्रिडाइजेशन इज चेंज, नहीं, दोनों में sp3 है, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड है बॉन्ड एंगल इंक्रीज, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। इसके लिए बॉन्ड एंगल कितना था, इसके लिए था 107, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, और बाद में NH4 के लिए कितना हो गया, 109, तो बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज हो गया। उसके लिए डिक्रीज हुआ क्योंकि उसके अंदर जो है लोन पेयर प्रेजेंट था, जो कि इसको घटा देता है बॉन्ड एंगल को। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आर करेक्ट ऑप्शन, बॉन्ड एंगल इंक्रीज। क्लियर, बॉन्ड एंगल इंक्रीज। कैसे हुआ बॉन्ड एंगल इंक्रीज, क्योंकि उसमें लोन पेयर प्रेजेंट थे, तो बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज हो गया। तो 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोला है CCl4 is more covalent than LiCl because CCl4 ज्यादा कोवलेंट है LiCl से, क्योंकि हिंदी में पढ़ते हैं CCl4 LiCl से अधिक सहसंयोजी है। ठीक है, क्योंकि CCl4 में Cl की ध्रुवणता अधिक है, LiCl में Cl की ध्रुवणता अधिक है, CCl4 का भार अधिक है, या उपरोक्त सभी। देखिए, फाजान रूल हमने पढ़ा था, फायांस रूल, उसमें क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, हमने बोला था जितना ज्यादा कोवलेंट नेचर होगा, जितना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा, पोलराइजेशन उतनी ही ज्यादा होगी, पोलराइजेशन उतनी ही ज्यादा होगी, ध्रुवणता उतनी ही ज्यादा होगी। जितना सहसंयोजी गुण जो है वो ज्यादा होगा, उतनी ध्रुवणता ज्यादा होगी। फायांस रूल में हमने रीड किया था, है ना, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में जाके देखिए, फायांस रूल में हमने ये चीज रीड की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने दे रखा है देयर इज मोल पोलराइजेशन ऑफ Cl इन CCl4, और पोलराइजेशन तभी ज्यादा होती है, कोवलेंट नेचर होता है। अगर कोवलेंट नेचर CCl4 का ज्यादा है तो पोलराइजेशन भी CCl4 वाले क्लोरीन की होगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। ये हमने फायांस रूल में पढ़ा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आयोनिक कंपाउंड A+ B- इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन। हिंदी में क्या बोल रहे हैं, एक आयनिक यौगिक A+ B- संभवतः बनाएगा, एक आयनिक यौगिक बनाएगा A+ B-। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ A इज लो। क्या A की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लो होगी, तभी ज्यादा ये जो है कंपाउंड बनाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ B इज हाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी B की जो है वो हाई होगी, तब ये बनाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ B इज लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होगी, क्या तब ये बनाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट। ठीक है, अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने हमारे लेक्चर में जाइए, बहुत ही स्टोरी मेथड से हमने जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टोरी मेथड से पढ़ा था। उसमें हमारा एक गरीब आदमी था, एक अमीर आदमी था, जो क्या हो गया, उसमें क्या था, उससे हमने पैसे निकलवाने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, पैसे निकलवाने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़े और ज्यादा जो है हमारे पास हैप्पीनेस रहे। चलिए, अगर ये नहीं समझ में आता तो दूसरे तरीके से देखते हैं। हम क्या सोचते हैं, ह्यूमन बींग्स का क्या नेचर रहता है कि हमें एफर्ट्स कम करने पड़े और हमें आउटपुट जो है वो ज्यादा मिल जाए। एफर्ट्स कम करने पड़े यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी, हमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी देनी कम पड़े और हमारे पास जो है आउटपुट ज्यादा मिल जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज्यादा हो जाए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हमें लो चाहिए। ठीक है, एफर्ट्स कम करना चाह रहे हैं हम, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें हाई चाहिए, हम आउटपुट ज्यादा लेना चाह रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, क्योंकि इसमें क्या चाह रहे हैं हम, IE जो है वो लो हो, एफर्ट्स कम लगाने पड़े, और EA जो है हाई हो कि आउटपुट जो है हमें ज्यादा मिल जाए। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 53 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट्स, फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 54, द
करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। बढ़ते हुए सहसंयोजी अभिलक्षण का सही क्रम निम्न है। चलिए, अब हमने क्या किया था, हमने ये पढ़ा था कि हम जब टॉप से बॉटम में आते हैं, पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम में आते हैं हम, तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। सहसंयोजी गुण जो है वो डिक्रीज होता है, वो कम होता है। अब हमारे पास जो है क्या लिखते हैं हम, हेलिना की रब से फरियाद, ऐसा कुछ लिखते हैं। तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो कम हो रहा है। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, लिथियम में होगा। अब ऐसा ऑप्शन जिसमें लिथियम के लिए ज्यादा वैल्यू है वो चूज कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, लिथियम के लिए ज्यादा वैल्यू है, हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, लिथियम के लिए ज्यादा वैल्यू है, हो सकता है। थर्ड देख लीजिए, इसमें भी लिथियम के लिए ज्यादा वैल्यू है, तो ये भी हो सकता है। और फोर्थ देखिए, इसमें जो है लिथियम के लिए कम वैल्यू है, तो फोर्थ ऑप्शन तो हमारा सीधा सीधा इनकरेक्ट हो गया, इसको तो बाहर कर दिया, ठीक है। अब तीन ऑप्शंस में देखिए, अगर वैल्यू टॉप से बॉटम पे आने पर कम हो रही है तो लेफ्ट से अगर राइट जाएंगे तो वो बढ़ेगी, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बढ़ेगी। अब इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो रहा है, जिसमें BeCl2 जो है सबसे ज्यादा होना चाहिए। BeCl2 के लिए वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है। अब इसमें देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए BeCl2 के लिए ये भी जो है कम बता रहा है, BeCl2 के लिए ऑप्शन नंबर थर्ड भी जो कम बता रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड तो हो गए हमारे इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें BeCl2 के लिए कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा बताए गए हैं, LiCl के लिए उससे कम बताए हैं, और NaCl के लिए सबसे कम बताए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या इसमें कंसेप्ट लगेगा कि टॉप से बॉटम आने पर कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो कम होते हैं, और लेफ्ट से राइट जाने पर कोवेलेंट कैरेक्टर है जो वो बढ़ते हैं। क्लियर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो 55 नंबर क्वेश्चन है, द ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अमोनिया मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो कैसे बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं हम। देखिए अमोनिया के कितने स्लॉट बनाते हैं, 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे 3 NH अटैच कर दूं, अब यहाँ पे एक लोन पेयर रह गया, तो 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर है, एक हमारे पास लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3। और इसकी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके की होगी, यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन लगा दूं तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ हमारा एक लोन पेयर, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या कह रहा है, नाइट्रोजन एट वन वर्टेक्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन, द अदर 3 वर्टेक्स बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द 3 हाइड्रोजन। हिंदी में देखते हैं, नाइट्रोजन नियमित चतुष्फलक के एक शीर्ष पर होता है, देखिए अन्य 3 शीर्षों पर 3 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने बोल दिया कि जो हमें टॉप पे मिलता है नाइट्रोजन, जबकि ऐसा नहीं होता। देखिए मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी है पहले ही स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, ज्योमेट्री में नाइट्रोजन जो है वो सेंटर में है, नाइट्रोजन जो है वो सेंटर में है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा सीधा सीधा इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि नाइट्रोजन जो है वन वर्टेक्स पे होगा, जो कि शीर्ष पर नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन एट द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन, 3 ऑफ द वर्टेक्स बीइंग ऑक्यूपाइड बाय 3 हाइड्रोजन। बिल्कुल सही है। क्या बोला इन्होंने, नाइट्रोजन जो है वो आपका सेंटर में होता है, और जो हाइड्रोजन्स जो होती हैं वो चारों तरफ इसके वर्टेक्स पे लगी हुई होती हैं। नाइट्रोजन चतुष्फलक के केंद्र पे होता है, बिल्कुल सही है। तीनों हाइड्रोजन 3 शीर्षों पर होती है, तीनों हाइड्रोजन 3 शीर्षों पर होती है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो 55 का ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। नाइट्रोजन चतुष्फलक के केंद्र पर तथा तीनों हाइड्रोजन 3 शीर्ष पर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सिग्मा बॉन्ड मे बी फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ 2 और एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटम ए एंड बी। एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है ए से और बी से। इफ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, बॉन्ड किस में फॉर्म हुआ है,
एक्स एक्सिस पे। चलिए हाईलाइट कर लेते हैं, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस दी हुई है और 1 और 2 जो ए और बी जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। अब इधर देखिए नीचे, परमाणु ए तथा बी के परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा एक सिग्मा बंध बन जाता है। ठीक है जी, यदि, ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा बंध बोला है, ये भी ध्यान रखिएगा, हमें क्या बोला है, सिग्मा बंध। सिग्मा बंध किन किन के बीच में होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो या तो एस पी के बीच में होगा या एस एस के बीच में होगा, ध्यान रखिएगा इसको। यदि बंध एक्स एक्सिस के अनुदिश बनता है तो निम्न में से कौन से अतिव्यापन इस परिस्थिति के लिए मान्य होंगे। मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग करवाया था, वहां आपको बोला था कि सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है ऐसे करके, तो फिर वो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो अब इन्होंने क्या बोला है, आपको एक्स एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड बताना है। अब अगर वो एक्स एक्सिस पे कह रहे हैं, दैट मीन्स हमें ऑप्शंस में जो है दोनों जगह पे एक्स एक्स चाहिए, है ना। एक्स एक्सिस है तो इसमें वाई और जेड एक्सिस का तो कोई काम ही नहीं है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें हमें पी जेड दे दिया, तो ये जो इनकरेक्ट है सीधा ही। अब सेकेंड ऑप्शन देखिए, सेकेंड ऑप्शन में हमको क्या दिया है, पी एक्स और पी वाई दे दिया, इसमें भी वाई दे दिया, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, पी जेड एंड पी एक्स, इसमें भी जेड दे दिया, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। अब फोर्थ ऑप्शन है हमारा पी एक्स एंड एस, पी एक्स एंड एस। देखिए पी एक्स दे रखा है, इसके साथ एक्स कंबाइन कर सकता है, क्यों कर सकता है, एक्स के पास डायरेक्शनल मैटर नहीं करती। एक्स के केस में जहां पे भी हम एस का केस पढ़ते हैं उसमें जो है डायरेक्शन मैटर नहीं करती, दिशीय नहीं करती है ये, ठीक है, डायरेक्शन मैटर नहीं करती। तो हमारा P जो है वो होगा x के s के साथ होगा, तो px, तो ये x एक्सिस पे बनेंगे, क्योंकि इसके साथ x के साथ इन्होंने s को कंबाइन किया है और s के अंदर डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। तो फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो 56 नंबर के लिए क्या ऑप्शन करेक्ट रहा, फोर्थ ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ ओजोन। ओजोन क्या होता है, O3। ओके, ओजोन के केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन युग्म ज्यामिति है। कैसे रहती है ओजोन के लिए, ये देखिए ऐसी कुछ ज्योमेट्री होती है, एक से डबल बॉन्ड से जुड़ता है, एक से सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है, एक से डबल बॉन्ड से, एक से सिंगल बॉन्ड से। अब अगर मैं इसकी वो देखूं, क्या कहते हैं, रेजोनेंस देखूं, तो लास्ट जो स्ट्रक्चर होगी हमारे पास कुछ ऐसी आएगी। एक सेकेंड रुकिए, इसको इरेज कर देते हैं यहां से। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आती है हमारे पास, और ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ये है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सेकंड और नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्या हुआ, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन बी एंड ओ इज। बोरोन और ऑक्सीजन के बीच में आपको जो एक आपको कंपाउंड दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है ये आपको बताना है। कंपाउंड क्या है, C2H52OBH3। ओके, इसमें कौन कौन सी बॉन्डिंग है इन्होंने बोला है, क्या इसमें सहसंयोजक बंध है, या उपसहसंयोजक सहसंयोजक बंध है, या आयनिक बंध है, या फिर दे रखा है कदली आकृति का बंध, या फिर इसको कहते हैं बनाना शेप्ड बॉन्ड। क्या होगा इसमें, ऑक्सीजन है, ये बाउंड करेगा इसके साथ C2H5, कितने C2H5 है, 2, तो यहां पे एक C2H5 और हो गया। क्लियर, अब इसने अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर ली, इसने अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर ली, इनकी दोनों की तो कंप्लीट है। अब ऑक्सीजन जो हमारा है उसके पास जो बचे हैं वो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। अब यहां से जो है ये ऑक्सीजन जो है BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इसने क्या किया, इस ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर कर लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन ने शेयर किए। ध्यान दीजिएगा मेरे सेंटेंस पे, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने शेयर किए, तो कौन सा बॉन्ड हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों हुआ, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन सेम एटम ने जो है वो क्या किए हैं, सेम एटम ने कंट्रीब्यूट किए हैं। तो यहां पर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो
वो करेक्ट होगा जिसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड इनके बीच में और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके बीच में। तो ऑक्सीजन और बोरोन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ओके, चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर सेकंड इज आर करेक्ट ऑप्शन, जिसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 59, सेम मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम सा क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा था PXPZ वाला। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैप्स गिव अ सिग्मा बॉन्ड विद X एज इंटर न्यूक्लियस एक्सिस। अगेन एस एक्सिस लेना है हमको, सिग्मा बॉन्ड पूछा है तो सेम क्वेश्चन है पहले वाले की तरह ही। इसमें भी क्या होगा, हमें एक्स ढूंढना है। एक्स के साथ एस लग सकता है क्योंकि वो डायरेक्शन मैटर नहीं करती, उसके साथ और कुछ लगा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एस और एक्स है? तो वो ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, इसमें हमारा एस और एक्स जो है वो इसमें कंबाइंड दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन की आई डोंट थिंक सो की जरूरत है, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन हम पिछले अभी से जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा वो उसमें हम कर चुके हैं। तो सेम है, इसमें एस और पी एक्स जो है उसकी सेम वैल्यू है। ओके, तो 59 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट देखिए 60 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयोनिक करेक्टर अकॉर्डिंग टू द फाजान रूल। इन्होंने बोला है फाजान नियम के अनुसार निम्न में से किसका आयनिक व्यवहार उच्चतम होगा? सबसे ज्यादा जिसका आयनिक व्यवहार होगा वो आपको बताना है। अब देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, टॉप से बॉटम में हम आते हैं तो कोवलेंट नेचर जो है, कोवलेंट करेक्टर जो है वो कम होता है, तो आयनिक करेक्टर जो है वो ज्यादा होगा। आयनिक करेक्टर जो है वो ज्यादा होगा। अब यहां पे देखिए, सबसे ऊपर किसको दे रखा है? Na दे रखा है एक तो हमको, और देन हमको दे रखा है Mg, देन Li, तो हेलिना, तो लीना, ये हो गया। तो हमारा ऊपर से नीचे आने पर तो लिथियम और सोडियम में से किसका ज्यादा होगा आयनिक करेक्टर? सोडियम का ज्यादा होगा। इन दोनों में से तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब चूंकि ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक करेक्टर बढ़ता है, तो लेफ्ट से राइट जाने पर आयनिक करेक्टर कम होगा। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने पर आयनिक करेक्टर कम होगा। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में सोडियम का ही सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वो सबसे लेफ्ट में बैठे हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोडियम क्लोराइड। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो 60 नंबर क्वेश्चन का क्या ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following compounds of elements in group 6 is expected to be most ionic? वर्ग 6 में कौन से तत्व के निम्न यौगिकों में से सबसे अधिक आयनिक यौगिक है? आपको सबसे ज्यादा आयनिक यौगिक बताना है। तो क्या होगा? सबसे पहले तो हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए क्या रहेगी वो देख लेते हैं। देखिए, PbCl2 के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? इसके लिए हो जाएगी +2। ओके, Cl-2 का है तो उसमें X लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +2। अब इसके लिए क्या रहेगी ऑक्सीडेशन स्टेट? +4। Cl4 का है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? 4। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? 4, क्योंकि इसमें भी Cl4 का है। और SiCl2 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी रहेगी 4। तो तीनों में ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, सिर्फ एक में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। अब हमारी जो थ्योरी है, फायांस रूल पे चले जाइए। क्या बोला था उन्होंने बोला था कि कैटायन जो है आपका या धनायन जो है आपका, उस पे चार्ज जो है, धनायन का चार्ज जितना कम होगा आयोनिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। क्या बोला था? कैटायन पे, धनायन पे, जिन पे चार्ज जितना कम होगा आयोनिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट? फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसकी कैटायन पे चार्ज जो है +2 है और बाकी तीनों पे कैटायन पे चार्ज +4 है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहा बच्चों हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चले। 62 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ
फाजान्स रूल। 4 आपको क्या दे रखे, सेंटेंस दे रखे हैं। इसमें से आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता फाजान्स रूल के बेस पर। फायांस रूल के बेस पर कौन सा सेंटेंस जो है वो नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। फर्स्ट देखते क्या दे रहा है, Ag2S इज मच लेस सॉल्युबल देन Ag2O। Ag2S Ag2O की अपेक्षा काफी कम विलेय है। बिल्कुल, फायांस रूल ने हमको बताया है कि Ag2S जो है वो क्या है, लेस सॉल्युबल होता है और Ag2O जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है। सेकंड देखिए, FeOH3 इज मच लेस सॉल्युबल देन FeOH2। ठीक है, हाइड्रोक्साइड वाला भी हमने पढ़ा है, अपना जो केमिकल कंपाउंड चैप्टर है जिसमें वन शॉट में हमने जो बनाया उसके अंदर में चीज पढ़ी है कि ये कम सॉल्युबल होता है और FeOH2 है जो वो ज्यादा सॉल्युबल होता है। तो ये भी फायांस रूल बताता है। थर्ड देखिए, BaCO3 बैरियम कार्बोनेट इज मच लेस सॉल्युबल देन MgCO3। ठीक है, BaCO3 MgCO3 की अपेक्षा काफी कम विलेय है। अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। चलो हमने ये तो देख लिया कि कम विलेय है, बात तो सही है, बट क्या है, इसको एक्सप्लेन नहीं करता फाजान्स रूल, क्योंकि इस पे तो Ba पे +2 चार्ज होना चाहिए और फाजान रूल तो बोलता है कि +2 चार्ज है तो फिर इसका जो है BaCO3 के लिए ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, जबकि होती किसके लिए, MgCO3 के लिए। अब हमने एक जो है कंसेप्ट पढ़ा था जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, कार्बोनेट, ये पढ़े थे सल्फेट और नाइट्रेट। तीनों के लिए हमने क्या पढ़ा था, कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट। तीनों के लिए जो क्रम जो है वो उल्टा हो जाता है, नॉर्मल सीरीज से क्रम जो है वो उल्टा हो जाता है। दैट्स व्हाई क्या होता है, BaCO3 के लिए वैल्यू जो है वो ज्यादा, BaCO3 जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है और MgCO3 है वो कम सॉल्युबल होता है। तो ये हमने लैटिस एनर्जी के बेस पे पढ़ा था, जबकि ये हमें पूछ रहे हैं कि क्या ये फायांस रूल से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो स्टूडेंट्स अपना इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें से आंसर क्या रहा, 62 नंबर का आंसर रहा हमारा 3। 62 नंबर का आंसर रहा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Which of the following overlapping will result into strongest bond formation? Strongest bond कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था S4 strong, S4 sigma, ऐसे याद किया था हमने, S4 strong, S4 sigma। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। अब सिग्मा बॉन्ड किस किस के बीच में होता है, PY नहीं, PX PZ नहीं, PZ PZ, ठीक है, PZ और PX नहीं। तो सबसे अगर माना जाए कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसके बीच में रहेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड S के बीच में रहता है, देन P के बीच में, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड S, और S का कौन सा ऑप्शन है, 1s ओवरलैप 1s। जब 1s दोनों के हेड टू हेड ओवरलैप होंगे, दोनों के हेड टू हेड, इसमें हेड टू हेड ओवरलैप का चाहिए हमको, तो 1s करेंगे, PX भी करेगा हेड टू हेड ओवरलैप, बट जो है S जो है वो स्ट्रेंथ ज्यादा रखता है, जो ज्यादा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला बनाता है, तो वो हमारा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1s। सिग्मा बॉन्ड कौन सा बनाएगा, 1s। स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड बोला है तो 1s बोल रहे हैं हम, वरना इसमें ये ऑप्शन भी जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पर हम उसमें सिर्फ 1s ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमें स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है, सबसे ज्यादा प्रबल बंध पूछा गया है। ओके, तो 63 नंबर क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल इज, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल, ऑक्टेट की लिमिटेशंस पढ़ी थी हमने, ऑक्टेट की लिमिटेशंस हमारी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। क्या था उसके अंदर, सुपर ऑक्टेट कौन से होते हैं, जो ऑक्टेट से ऊपर का विन्यास ले लेते हैं, है ना, अष्टक से ऊपर का विन्यास ले लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं सुपर ऑक्टेट। अब इसमें देखिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, SF6 में 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, PCl5 में देखिए इसमें कितने हो जाएंगे, 5 to the 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और IF7 इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो भाई तीनों में क्या है, तीनों में ऑक्टेट से ऊपर चला गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि ऑल ऑफ दीज। एग्जाम्पल ऑफ सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल
इज ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इसमें SF6 के 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं जो कि ऑक्टेट रूल का पालन नहीं कर रहा है। PCl5 के लिए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं जो भी रूल का पालन नहीं कर रहा है ऑक्टेट का। IF7 के लिए हो गए हैं जो भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, वो भी ऑक्टेट रूल का पालन नहीं कर रहा है। और तो इसका ऑप्शन जो है 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज, सभी। ओके, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। क्या बोला इन्होंने, इंक्रीजिंग कोवेलेंट करेक्टर, क्या बताया था मैंने, इंक्रीजिंग कोवेलेंट करेक्टर, टॉप से बॉटम आने पर कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज होते हैं, टॉप से बॉटम आने पर कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज होते हैं, और लेफ्ट से राइट जाने पर, गलत हो गया ना, टॉप से बॉटम पे आने पर कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज होते हैं, ठीक है, और लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज होते हैं। तो कौन सा, देखिए सोडियम दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है, एल्यूमिनियम दे रखा है, तो एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा होगा, और यही हमें सीरीज में दे रखा है कि एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा है, देन मैग्नीशियम का है, देन सोडियम का है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेम बात क्या रखी है, इंक्रीजिंग कोवेलेंट करेक्टर, हमें पता है कोवेलेंट करेक्टर ऊपर से नीचे आने पर क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। अब लिथियम के केस में देखें तो लिथियम आयोडाइड का जो है वो सबसे ज्यादा होगा, देन लिथियम आयोडाइड के बाद लिथियम ब्रोमाइड का, लिथियम क्लोराइड का, लिथियम फ्लोरीन का, ठीक है, फ्लोराइड का। तो इनमें से सबसे ज्यादा किसका होगा, लिथियम आयोडाइड का। थर्ड नंबर ऑप्शन देखिए, इंक्रीजिंग पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी के साथ क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने क्या बोला था, कोवेलेंट करेक्टर और वो दोनों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्टली। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी है जो वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इन चारों में जो है, तीनों ही ऑप्शन जो है वो हमारे करेक्ट ऑप्शन हैं। तो इसमें जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 65 नंबर क्वेश्चन के लिए, उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, What is hard if it contain, हार्ड वाटर का पूछा है, क्या करते हैं हार्ड वाटर में, क्या मिलाते हैं, क्या इसमें NaHCO3 होगा या MgSO4 होगा या KCl होगा या NaCl होगा। मैग्नीशियम मिलाते हैं, किसके लिए, मैग्नीशियम सल्फेट मिलाते हैं हार्डनेस के लिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट ऑप्शन है, कुछ सॉल्यूशन नहीं करना, ये हम हमेशा हाइड्रोजन में पढ़ते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट ऑप्शन है। 66 नंबर का ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ एलम। निम्न में से कौन सा एक फिटकरी का उपयोग है। फिटकरी का उपयोग किसमें करते हैं, वाटर सॉफ्टनिंग में, किस लिए करते हैं, जल को मृदु बनाने में करते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जल को मृदु बनाने में। ओके, तो 67 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर रहा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, H2O2 acts as an oxidizing agent in, H2O2 हमको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, किसमें, एसिड में भी करता है और एल्कालाइन में भी करता है, एसिड में भी करता है और एल्कालाइन में भी करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, न्यूट्रल मीडियम नहीं, एसिडिक मीडियम करता है एसिडिक में, एल्कालाइन मीडियम एल्कालाइन मीडियम में भी करता है। तो दो ऑप्शन तो इसके ऊपर वाले करेक्ट है। अब फोर्थ ऑप्शन दे रखा एल्कालाइन एंड एसिडिक मीडियम, तो हम फोर्थ ऑप्शन जो है उस पर टिक करेंगे। H2O2 ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, किस माध्यम में, क्षारीय और अम्लीय दोनों माध्यम में। ओके, तो 68 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया फोर्थ। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स विद NaOH एंड गिव्स आउट H2 इजीली। इनमें से चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चारों में से कौन सा जो है रिएक्ट करेगा NaOH के साथ और H2 दे देगा इजीली, ठीक है, कौन NaOH के साथ अभिक्रिया करके आसानी से H2 देता है। देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन का देखते हैं सबसे पहले, Zn प्लस NaOH, तो क्या बनेगा हमारा, बन जाएगा NaZnO, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेटिस्फाई कर दूं वैलेंसी, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो इस 2 के कारण ये 2 जो है हो गए, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन निकल जाएगी,
चलिए, ये तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। क्या हुआ इसमें, तो Zn से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गई। क्या हुआ है, Zn ने जो है रिएक्शन किए किससे, NaOH से, और उन्होंने बनाया है Na2ZnO2 बना लिया, और हाइड्रोजन जो है वो इजीली रिमूव हो गई। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज जिंक। ओके, तो 69 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन बहुत से गुणों में हैलोजन के सदृश होती है, ठीक है, जिसके लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। हाइड्रोजन रिजेंबल्स हैलोजन्स इन मैनी रेस्पेक्ट्स फॉर विच सेवरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द रिस्पेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना है आपको, इट्स टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं, हमने जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था तो उसमें एक ही चीज पे सबसे ज्यादा जोर दिया था। क्या दिया था कि हर कोई एटम जो है वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके, या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, स्टेबिलिटी पाना चाहता है। अगर वो स्टेबिलिटी पाना चाह रहा है तो इसमें से देखिए हमारे पास हाइड्रोजन है 1s1 और हीलियम है 1s2। अब हाइड्रोजन जो है वो क्या ट्राई करेगा कि वो हीलियम के जैसा हो जाए। हाइड्रोजन का है जो वो डुप्लेट कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। एक्सेप्शन में पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, हमने पढ़ा हमारे वन शॉट में केमिकल बॉन्डिंग के कि ये क्या होता है, ये उसका एक्सेप्शन होता है। तो 1s1 से ये क्या करना चाहता है, ये 1s2 बनना चाहता है, ये अपने डुप्लेट को कंप्लीट करना चाहता है, हीलियम जैसा विन्यास पाना चाहता है, हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, फर्स्ट देखिए, इट्स टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कैटायन, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। सेकंड देखिए, इट्स टेंडेंसी टू गेन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सही, क्योंकि ये डुप्लेट बनाना चाहता है, ये भी स्टेबिलिटी पाना चाहता है बाकी एटम्स की तरह। तो ये क्या है, डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन को क्या है रिसीव करेगा, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, 17 का सेकंड। 71, द peroxide that gives H2O2 on treatment with dilute H2SO4 is, कौन सा जो peroxide है वो H2O2 से रिएक्ट करेगा और हमें H2SO4 से रिएक्ट करेगा और H2O2 जो है हमको दे देगा। तो चलिए BaO2 डॉट H2O प्लस O2, और इन्होंने बोला है डाइल्यूट H2SO4 से इसकी रिएक्शन करवानी है, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास बन जाएगा BaSO4 बन जाएगा, एक बन जाएगा H2O2, ठीक है, BaSO4 बन गया, H2O2 बन गया, देन हमारे पास H2 जो है वो निकल जाएगी। तो क्या ऑप्शन रहा हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें क्या होता है BaO2 डॉट H8H2O दोनों क्या करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में तो हमको BaSO4 बेरियम सल्फेट मिल जाता है, H2O2 मिल जाता है। और यही इन्होंने हमें बोला है क्वेश्चन में कि कौन सा जो है पेरोक्साइड जो है H2O2 देता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आर करेक्ट ऑप्शन। तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डेपिक्ट्स रेड्यूसिंग नेचर ऑफ H2O2। H2O2 का रेड्यूसिंग नेचर बताती है। निम्न में से कौन सा समीकरण H2O2 के अपचायक प्रवृत्ति को दर्शाता है। अपचायक प्रवृत्ति कैसे देखते हैं, हाँ जी कैसे देखते थे हमें अपचायक प्रवृत्ति, जिसमें जो देखिए आप फर्स्ट वाले में देखते सबसे पहले यहां से Fe, यहां भी Fe, अब यहां Fe+2 से +3 में बन रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या नहीं होगा, या रेड्यूसिंग नेचर इसका होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि क्या है
+2 से +4 हो रहा है, +2 से +4 हो रहा है तो बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड देखिए I2 से क्या हो रहा है, I-1, 2 से 1 हो रहा है तो ये क्या है, रेड्यूसिंग नेचर है। थर्ड देखिए +2 से +4 हो रहा है, अगेन रेड्यूसिंग नेचर नहीं है क्योंकि इसमें भी जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ रहा है। इसमें देखिए -2 से डायरेक्ट +6 हो गया, -2 से डायरेक्ट +6 हो गया तो क्या हुआ, इसमें भी नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बच्चों कम हो रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो रेड्यूसिंग नेचर का है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो 72 का कौन सा ऑप्शन हुआ करेक्ट, सेकंड। ओके चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम सिंथेसिस गैस। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया संश्लेषण गैस से डाइहाइड्रोजन का उत्पादन करती है। सबसे पहले तो संश्लेषण गैस देख लेते हैं, क्या होता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में और 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या करता है, CO बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में H2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, इन्होंने तो हमें शुरू में ही गलत दे दिया, मेथेन दे दिया है, जबकि हमें तो कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए। तो क्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इनकरेक्ट। सेकंड कार्बन दिया है हमको, H2O दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी इनकरेक्ट है हमारा। थर्ड ऑप्शन देखिए CO और H2O, यहाँ पे H2O आ जाए तो CO और H2O, तो ये जो है ऑप्शन नंबर थर्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखी है हमको और हमको क्या है, सिंथेसिस गैस क्या होती है, CO प्लस H2, तो सिंथेसिस गैस जो है वो ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू सिंथेसिस गैस, तो 73 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट रहा स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर आंसर जो है वो करेक्ट रहा। ओके चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 74 मेटल हाइड्राइड आर आयोनिक, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर इन नेचर। ठीक है, मेटल अमंग लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक करेक्टर। धात्विक हाइड्रोक्साइडों आयनिक, सहसंयोजक तथा आणविक प्रकृति के होते हैं। अब इन पांचों हाइड्रोक्साइड में से बढ़ते हुए आयनिक लक्षणों का सही क्रम लगाइए। आयनिक लक्षण टॉप से बॉटम में आते हैं तो बढ़ते हैं आयनिक करेक्टर बढ़ते हैं, टॉप से बॉटम में आते हैं आयनिक करेक्टर बढ़ते हैं। तो सिंपल सा है, सामने ही अपना आंसर पड़ा है, किसके लिए, सीजियम के लिए सबसे ज्यादा है, किसके लिए, लिथियम के लिए सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो 74 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ जी, तो 75 नंबर क्वेश्चन आया है, अगेन हमारे पास सिंथेसिस गैस में से क्वेश्चन आ गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ वाटर इन द सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया वाटर गैस का दूसरे यौगिकों के संश्लेषण में उपयोग का उदाहरण है। देखिए संश्लेषण गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें से सीधा ऑप्शन उठा लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वाला कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल नहीं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दिया हुआ है कोबाल्ट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या रहा, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट ऑप्शन रहा क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए था कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हमें चाहिए था H2, ये हमारी सिंथेसिस गैस है, वाटर गैस है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। 76 नंबर क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल एसिटिलीन इज। टर्शरी ब्यूटाइल एसिटिलीन का IUPAC नेम लिखिए। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि हमें IUPAC नेम लिखने में इजी रहे। तो CH एसिटिलीन, देन C, देन C, देन C, देन C, तो क्या बोला है हमको, टर्शरी ब्यूटाइल एसिटिलीन। ओके, अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देती हूँ मैं, CH3
CH3, ये हो गया। अब इन्होंने बोला है कि इनका नाम हमें चूज करना है, तो चलिए नंबरिंग कर देते हैं सबसे पहले तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब देखिए 3 पे 2 मिथाइल है, 3 पे 2 मिथाइल है, तो क्या होगा 3,3 डाई मिथाइल, क्या हुआ 3,3 डाई मिथाइल मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट 1 और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, क्या हुआ 3,3 डाई मिथाइल 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 आइन। तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 2 3, 3 पे 2 मिथाइल है, 3,3 डाई मिथाइल, देन हमारे पास मेथ एथ प्रो ब्यूट 4 कार्बन चेन है तो हो गया ब्यूट, और 1 क्योंकि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो हो गया 1 आइन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 आइन। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड C इज अप्रोक्सीमेटली, सिंगल बॉन्ड है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, तो कितनी हो गई 100 किलो कैलोरी पर मोल, 100 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी होती है तो 100 किलो कैलोरी पर मोल। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 77 का कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 इज आर करेक्ट ऑप्शन। 78 नंबर, द नंबर ऑफ एसिटाइलिनिक बॉन्ड इज इन कंपाउंड, ठीक है। एक कंपाउंड आपको दे रखा है, उस पे आपको एसिटाइलिनिक बंध जो है वो आपको बताना है। कौन सा बंध होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, तो चूज कर लीजिए, बहुत इजी है। C ट्रिपल बॉन्ड C किस में आ रहा है, यहां से देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये नहीं होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C एक ही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा कि इसमें एक ही एसिटाइलिनिक बॉन्ड है, ठीक है, एक ही एसिटाइलिनिक बॉन्ड है। चलिए, तो 78 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द IUPAC नेम ऑफ, आपको एक कंपाउंड दे रखा है, इसका आपको IUPAC नेम जो है वो बताना है। चलिए सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं जिससे हमारे लिए इजी हो जाए IUPAC नेम। चलिए पेरेंट चेन चूज करते हैं 1 2 3, ठीक है, 3 हो गया। अब 3 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, साइनो। अब ऑप्शंस में देखिए 4 साइनो करेक्ट नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। 3 साइनो हो सकता है, 3 साइनो हो सकता है, फोर्थ में देखा है 4 साइनो, अगेन इनकरेक्ट। अब देखते हैं आगे है हमारे पास मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनोइक एसिड चाहिए और हमारे पास इसमें है ऑप्शन नंबर सेकंड में देखिए 3 साइनो ब्यूटेनोइक एसिड, बिल्कुल गलत। और थर्ड नंबर ऑप्शन देखिए 3 साइनो प्रोपेनोइक एसिड, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है 3 साइनो प्रोपेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड शोन हियर। आपको एक कंपाउंड दिया गया है, उसका IUPAC नेम जो है वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो चूज करेंगे। तो कौन सी हुई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अगर हम यहां से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 एंड देन 5 6 7 एंड 8, ओके। इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। हाँ जी, तो 8 कार्बन चेन है ये। अब यहाँ पे ऑक्टेन आना चाहिए, ठीक है। अब जिस जिसमें ऑक्टेन है उनको अलग कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में ऑक्टेन दिया हुआ है तो ये हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है। अब बाकी में देखिए इसमें नहीं दिया हुआ, हेक्साइल दिया हुआ, ये नहीं हो सकता, प्रोपेनोइक दिया है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे जो मेन कहेंगे प्रोबेबिलिटी कौन से आंसर्स की है, फर्स्ट की और फोर्थ की। अब देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है 5 इथाइल, यानी कि 5 नंबर पे इथाइल ग्रुप है। हाँ जी, 5 नंबर पे इथाइल ग्रुप है। देन दे रखा है 1 हाइड्रोक्सी, ठीक है, इसको दे रखा है 1 हाइड्रोक्सी। और बाद में दे रखा है ऑक्टेन 1,4 डाइओइक एसिड। अब फिफ्थ को देखिए 5 इथाइल, 5 नंबर पे इथाइल दे रखा है। कीटो, ये जो ग्रुप है वो हमारा कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप है। ऑक्टेनोइक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक है, COOH है ना, ये ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें कीटो ग्रुप दे रखा है और ऑक्टेनोइक एसिड दे रखा है। कार्बोक्सिलिक एसिड ही है हमारे पास, एक कीटोन है, 2 ग्रुप है इसके अंदर, तो हमने लिख दिया 5 इथाइल 4 कीटो ऑक्टेनोइक
एसिड। तो इसका आंसर नंबर 80 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर रहेगा? आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। गिवन बिलो इज, आपको इनका IUPAC नेम बताना है। अगेन IUPAC नेम का क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें भी हम लोग नंबरिंग कर लें तो देखिए अब इसमें से पेरेंट चेन आप कौन सी लेंगे? वो लेंगे पेरेंट चेन जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है। इसके आप देखिए इसमें तो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप है, पर इसमें जो है वो डबल बॉन्ड भी है ना, यानी कि ये प्रायोरिटी में रहेगा। फंक्शनल ग्रुप भी ज्यादा इसके अंदर है, एक डबल बॉन्ड भी लिए हुए बैठा है, तो पेरेंट चेन जो है वो ये वाली रहेगी और ये जो है वो हमारे सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे। अब पेरेंट चेन से हम नंबरिंग करना शुरू करें तो हमारे पास 1 2 3, ठीक है। अब इसके अंदर करें तो 1 2 3। अब देखिए अब यहां से शुरू करते हैं नॉमेनक्लेचर। 2 हाइड्रोक्सी, अब देखो 2 हाइड्रोक्सी किसमें है? ऊपर वाले 2 ऑप्शन में 2 हाइड्रोक्सी है, तो नीचे के ऑप्शन तो हमारे इनकरेक्ट हो गए, इनको तो हटा दो। दोनों ऑप्शंस में देखते हैं 2 हाइड्रोक्सी के बाद 3 के बाद हम उस चेन के अंदर प्रवेश कर गए हैं, उस चेन के अंदर एंटर हो गए हैं। किस वाले के? इस वाली चेन के अंदर एंटर हो गए हैं 3 के बाद, ठीक है। तो 3 दोनों में है। 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल ये भी दोनों में है, यहां तक भी। अब यहाँ पे दिया हुआ है, एक में दे रखा है, यहीं पे क्लोज कर दी ब्रैकेट, और एक में यहाँ पे मिथाइल दिया हुआ है। अब दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा? स्लॉट देखिए यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे देखिए एक मिथाइल यहाँ बैठा है हमारा, जो हमको शायद शो नहीं हो पा रहा इतना, ठीक है। एक मिथाइल हमारा यहाँ बैठा है, इसको कौन काउंट करेगा, है ना। तो इसको काउंट करेंगे तो हमको मिथाइल तो लिखना पड़ेगा। तो मिथाइल क्या हो गया? 2 हाइड्रोक्सी 3 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल मिथाइल, ओके। साइक्लोप्रोप 2 in 1 on, साइक्लोप्रोप मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन चेन है। साइक्लोप्रोप 2 in जिसपे जो 2 नंबर पे जो वो क्या है? डबल बॉन्ड है, 1 on, तो एक जो है उसमें ऑन ग्रुप है। तो क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहा। थोड़ा सा टिपिकल है, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए क्या हुआ? पेरेंट चेन कौन सी लेंगे? जिसमें सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड भी है इसमें, तो पेरेंट चेन तो हमारी ये वाली हो गई। अब इसमें नंबरिंग मैंने की तो 1 2 3, 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी आ रहा है और 3 नंबर पे एक चेन आ रही है फिनाइल, ठीक है। फिनाइल आ रहा है पूरा, वो फिनाइल ले लिया। अब यहाँ पे गड़बड़ हुई थी कि हमने इसको अगर हम ऐसा करके मान ले तो ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर एक हमारा CH3 भी बैठा है, यहाँ पे एक हमारा मिथाइल ग्रुप भी बैठा है, ये वाला यहाँ पे मिथाइल ग्रुप बैठा है। इसको कौन काउंट करेगा? अब इसको काउंट करेंगे तो नॉमेनक्लेचर क्या रहेगा? 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल मिथाइल साइक्लोप्रोप 2 in 1 on। तो 81 नंबर का सेकंड नंबर ऑप्शन जो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 82, विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलॉगस सीरीज हैज इनकरेक्ट जनरल फॉर्मूला? इनकरेक्ट जनरल फॉर्मूला बताना है आपको, इनमें से कौन सा है? एल्काइंस के लिए CnH2n-2, बिल्कुल सही है, यही लिखते हैं एल्काइंस का। एल्केनॉल के लिए CnH2n+2O, बिल्कुल सही है, एल्केनॉल के लिए भी लिखते हैं, अल्कोहल के लिए। अब आ जाता है एल्डिहाइड के लिए, एल्केनेट CnH2n+10O। क्या ऐसा कुछ लिखते हैं हम? क्या लिखते हैं हम एल्डिहाइड के लिए? CnH2nO, ये नहीं लिखते क्या एल्डिहाइड के लिए? एल्डिहाइड का तो ये होता है, तो उसमें +1 लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो एल्डिहाइड का जो ग्रुप है ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। एल्केनेल के लिए Cl2nO होता है, जबकि इन्होंने हमें दे रखा है CnH2n+1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच्ड नहीं है। इथाइलिन क्लोराइड देखिए, CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 2 क्लोरीन जोड़ दिए हैं, बिल्कुल सही, इथाइलिन क्लोराइड होता है ये। सेकंड नंबर ऑप्शन एसीटोनाइट्राइल, क्या होता है एसीटोनाइट्राइल? ये होता है एसीटोनाइट्राइल, मिथाइल साइनाइड, ठीक है। तो मिथेन साइनाइड मिथाइल साइनाइड जो है इसके लिए अब देखिए एसीटोनाइट्राइल, इन्होंने क्या दे रखा है? इन्होंने तो इथाइल जोड़ दिया, हमें तो मिथाइल चाहिए था, तो क्या हुआ? ये जो है इनकरेक्ट है। एसीटोसाइनाइड होता है CH3CN और इन्होंने जो है हमें
ये दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो 83 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट है। वैसे इनकरेक्ट है पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए 84 नंबर क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड इज। आपको एक कंपाउंड दे रखा है, उसका IUPAC नेम देखना है। चलिए नंबरिंग कर देते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, अब देखिए 7 है 1 ब्रोमो 5 मिथाइल 6 क्लोरो देन हमारे पास है हेप्टेन। एक तो ये है, एक है 1 ब्रोमो 6 क्लोरो 5 मिथाइल हेप्टेन। अब दोनों में से पहले कौन सा आएगा? अल्फाबेटिकली देखेंगे तो B देन C देन M, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर 4 1 ब्रोमो 6 क्लोरो 5 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, 1 ब्रोमो 6 क्लोरो 5 मिथाइल हेप्टेन इज आर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखें 86 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 85 नंबर क्वेश्चन। IUPAC नेम बताना है आपको। CH3 CH2 NHCHO। IUPAC नेम बताइए इसका। N इथाइल मिथेनामाइड 1 मेथोक्सी। चलिए ऑप्शंस पढ़ने से पहले हम अपना आंसर ही निकाले ताकि हमको ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़े। देखिए यहाँ पे क्या ग्रुप है, यहाँ पे हमारा कौन सा ग्रुप है, और यहाँ पे ये देखिए ये हमारा एमाइड हो गया। ऊपर जो है वो हमारा इथाइल ग्रुप है, N से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? N इथाइल मिथेनामाइड। क्या आंसर रहा? N इथाइल मिथेनामाइड। IUPAC नेम के जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, उसका आप क्या कीजिए, उसका आप अपने आप से नाम लिख के देख लीजिए, जिससे कि ऑप्शंस में आपका जो टाइम जो है ज़्यादा जो है वेस्ट नहीं हो। तो फर्स्ट जो है वो ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है N इथाइल मिथेनामाइड। ओके, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको एक कंपाउंड दे रखा है, अब इन्होंने बोला है इसके अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप काउंट करने हैं, भाई कितने हैं। चलिए फंक्शनल ग्रुप काउंट करते हैं। क्रियात्मक समूह, एक तो हमारे पास ये रहा अल्कोहल, ठीक है, देन ये रहा हमारा सेकेंड ग्रुप, देन ये हमारा थर्ड ग्रुप। तो अगर मैं इसको, ये थर्ड, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, ईथर, थर्ड हमारा हो गया कीटोन, फोर्थ हमारा हो गया अल्कोहल, फिफ्थ हमारा हो गया एक और अल्कोहल, और सिक्स्थ हमारा हो गया एस्टर। कौन कौन से ग्रुप है? अल्कोहल, ईथर, क्या कहेंगे, कीटोन, अल्कोहल अगेन, देन अगेन अल्कोहल, देन एस्टर। तो हमारे पास कितने आंसर रहे? 6। जो इसके अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट? 6। तो ऑप्शन नंबर 6 जो है वो हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 6। तो 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, द करेक्ट IUPAC नेम इज। आपको करेक्ट IUPAC नेम बताना है। चलिए फर्स्ट इनकरेक्ट बताना है, ध्यान से पढ़िए, मैंने भी पढ़ने में गलती करी, आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। ये जो नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको इनकरेक्ट बताना होता है, या फिर कोई ऐसा पूछ लेते हैं कि ऐसा नहीं है, तो उन ऑप्शंस को स्टूडेंट ध्यान से पढ़िएगा और उसका आंसर जो है बिल्कुल सोच समझ के लगाइएगा। चलिए फिर बोला है द इनकरेक्ट IUPAC नेम इज। क्या बोला इन्होंने? 1 2 3 4, या तो ऐसे लेंगे या 1 2 3 कैसे लेंगे? जहां से हमको जो है सबसे कम डबल बॉन्ड जो है फंक्शनल ग्रुप जो है उसको सबसे कम नंबर मिले तो हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 मिथाइल, हमको तो दे रखा है 2 मिथाइल, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो ऑप्शन यौगिक नंबर फर्स्ट जो है उसका नाम जो है वो गलत है, और 87 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 87 का यहाँ पे 3 मिथाइल होना चाहिए था, जबकि इन्होंने दे रखा है 2 मिथाइल। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन, इन्होंने वही IUPAC नेम पूछा है हमसे। क्या है देखिए, अगर मैं यहाँ पे अब चूज करती हूँ, मैं सबसे पहले तो पेरेंट चेन 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, अगर इसे काउंटिंग करूँ तो 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे मिथाइल, ओके,
मिथाइल 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉइड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, मिथाइल 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉइड। ठीक है, मिथाइल 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉइड। तो 88 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन, मिथाइल 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉइड। चलिए 89 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन जो है, 1 मिनट, 88 का जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट था। 89 नंबर का, द IUPAC नेम ऑफ एक कंपाउंड दे रखा है, IUPAC नेम बताना है। चलिए शुरू करते हैं यहां से। अब अगर मैं नंबरिंग शुरू करूं तो 1 2 3 4 ऐसी नंबरिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे इथाइलिन है, क्या है? इथाइलिन। हाँ जी, तो इथाइल वाले तो सबसे पहले कट कर देते हैं। ये इथाइल है, ये कट हो गया। इथाइलिन सही है, चलो ठीक है। 3 इथाइलिन ओके। इथाइलिन देन हो जाएगा मेट एथ प्रोब्यूट, ब्यूटेन, इथाइलिन ब्यूटेन, ठीक है। 1 और 4 डाइओएट, इथाइलिन ब्यूटेन 1,4 डाइओएट, इथाइलिन ब्यूटेन 1,4 डाइओएट। तो 89 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, इथाइलिन ब्यूटेन 1,4 डाइओएट। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ ए गिवन कंपाउंड है। हाँ जी, इसका IUPAC नेम जो है वो आपको बताना है। क्या हुआ इसमें, देखिए सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं ताकि हमारे को इजी हो जाए इसका। 1 2 3 एंड 4 नंबरिंग कर दी। अब क्या होगा, देखिए ब्यूट मेट एथ प्रोब्यूट, ब्यूट 1 इन है या 2 इन है? देखिए ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। क्या हुआ, ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्या ऑप्शन? ब्यूट 2 इन 1,4 डाइक एनहाइड्राइड। चलिए, तो ये हमारा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन था, जो था IUPAC नेम का। और जो सभी क्वेश्चंस थे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स पे से पूछे गए थे, तो इतना जो कह सकते हैं हार्ड जो है वो पेपर नहीं था हमारा। और क्योंकि जो है टॉपिक्स भी अभी हमारे बहुत इजी आ रहे थे, क्योंकि अप टू द हमने हाइब्रिडाइजेशन ही लिया था, केमिकल बॉन्डिंग में भी, और हाइड्रोजन है उसमें से भी बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इतने नहीं थे, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। और IUPAC जो नेम्स हैं इसमें भी जो है इतने टिपिकल क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे गए, फंक्शनल ग्रुप से भी नहीं पूछे। तो कुल मिला के देखेंगे कि जो पेपर जो है उसमें हमसे डायरेक्ट कंसेप्ट पे से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्या है कि थोड़ा सा इजी पेपर जो मानेंगे वो है, क्योंकि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी, जो सीधे कंसेप्ट बेस्ड थे, इसलिए जो पेपर था तो अपना बहुत ईजी था। और जो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन केमिकल बॉन्डिंग अप टू द हाइब्रिडाइजेशन और GOC नॉमेनक्लेचर तक ये हमारे क्वेश्चन थे। चलिए, और बहुत सारे और कंसेप्ट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल पर सिंथेसिस ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।